जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एमसीक्यूज के पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको जानकारी होनी ही चाहिए। निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो को। आपको याद होगा कि 1909 के जो अधिनियम आया था उसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, और उसमें क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। इसीलिए उसका जो प्रस्ताव दिया था वो कौन था? लॉर्ड मिंटो। इसी के आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, एक ओर भाग के नाम दिए गए हैं, दूसरी ओर उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं। 4 का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भाग 15। भाग 15 का संबंध किससे है? तो चुनाव से है। भाग 16 का संबंध किससे है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से है। भाग 17 का संबंध है राजभाषा से, और भाग 18 का संबंध है आपातकालीन उपबंधों से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो चर्चा में तो बने ही रहते हैं, और ये कुछ हटकर है दूसरे भागों से, तो ये आपको याद रखना ही होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इनमें से किसे प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? राष्ट्र की एकता, समाजवादी अखंडता और पंथनिरपेक्ष। तो इसे किसे शामिल नहीं किया गया था? तो राष्ट्र की एकता को। बाकी ये तीनों वर्ड क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। अच्छा, वर्तमान में ना बहुत ज़्यादा संविधान के प्रस्तावना में संशोधन की बात की जा रही है ना। तो देखिए, सीजीपीएससी का एक प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उसमें कवर किए थे जो कि कंटिन्यू करंट अफेयर्स से बने हुए थे। तो उनके स्टैटिक पोर्शन में जाके उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, तो कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे और वो आए भी थे, है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए कि प्रस्तावना से संबंधित जो संशोधन करने की बात चल रही है, तो अभी कंटिन्यू में क्या है, चर्चा में बना हुआ है, तो इसके पूछे जाने की संभावना बनती है। देखते हैं कि व्यापम इस प्रोसीजर को या इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है कि करेंट का स्टैटिक क्वेश्चन बनाता है कि नहीं, इससे एक बार कंफर्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विभागीय प्रणाली का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब इसे थोड़ा सा आप समझ भी लीजिए। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री है ना। तो वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय का काम देखेगा, गृह मंत्री गृह मंत्रालय से संबंधित, गृह विभाग से संबंधित काम देखेगा। इसकी शुरुआत, इसकी बंटवारा का जो प्रणाली थी, सिस्टम थी, इसकी शुरुआत ही हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। यानी जो हम अभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा देखते हैं ना, ये वही है विभागीय प्रणाली, है ना। उसकी शुरुआत हुई थी, देखिए कब, 1861 में, और उसी की देन है जिसे ये अभी भी फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया था?
तो 3 सूचियों में किया गया था, वो किस में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में, जिसे आप अभी देखते हैं ना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, वह उसी से ही लिया गया है। किससे? 1935 के अधिनियम से। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 39 तो आपको याद करना ही है। 39 में ये क्या है? डी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? तो ये कुछ हटकर क्वेश्चन है। ये इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि HVR अयंगर जी संविधान सभा के सचिव थे। और दूसरा आपके लिए होमवर्क है, आपने पढ़ा ही होगा कि BN राव कौन थे, ये थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है, पढ़े होंगे तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे प्रारूप समिति BR अम्बेडकर जी उससे संबंधित थे, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति सरदार पटेल। तो इसमें से सही नहीं है। ये क्या है? संचालन समिति सरदार पटेल जी उनसे संबंधित या उनके अध्यक्ष नहीं थे, तो ये हो गया गलत। चलिए, संविधान सभा के संबंध में क्या सही है? पहला, वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित हुई थी संविधान सभा। दूसरा, पूर्णतः निर्वाचित सदस्य थे। तीसरा, पहले राष्ट्रपति को चुनना था। चौथा, राष्ट्रीय गीत को अपनाया। तो संविधान सभा के संबंध में आप 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में जो हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो किस पे आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, लेकिन संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। एक। दूसरा, पूर्णतः निर्वाचित सदस्य, ये भी क्या है? उसमें गलत है। संविधान सभा में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे और कुछ सदस्य क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। जो रियासतें थी, रियासतों के जो प्रमुख थे, है ना, राजा महाराजा थे, वे अपने यहाँ किसी एक सदस्य को मनोनीत करते थे। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। तो ये 2 चीज़ें हमेशा आप याद रखिएगा। ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने पहले राष्ट्रपति को चुना, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और राष्ट्रीय गीत को इन्होंने अपनाया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3rd और 4th, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए, एक तरफ रीट दिए गए हैं, दूसरी तरफ रीटों के शाब्दिक अर्थ दिए गए हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन डी। हम थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद इसे हम सुमेलित करते हैं। जैसे परमादेश यानी कि परम आदेश, है ना, जैसे उसको ब्रेकअप करेंगे तो इसका परमादेश का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आदेश है, यानी 1 का 2, जैसे ऑप्शन डी हम सही मान रहे हैं। बी का 4th, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? सशरीर प्रस्तुत करना। सी का 1, अधिकार परीक्षा, मतलब किसी से पूछना किस अधिकार से, यानी किस आज्ञाप्रत या अधिकार से। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करने को। तो इस प्रकार हमने इसको सुमेलित करके देख लिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना? इसमें है एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, संघीय व्यवस्था जर्मनी से, उपराष्ट्रपति का पद USA से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें हमें चुनना है कि कौन सा सही नहीं है। सही तो लिखा हुआ है, ये सही नहीं है होना चाहिए। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय व्यवस्था जर्मनी से नहीं, जबकि कहाँ से है? कनाडा से ली गई है। तो इसलिए संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो जर्मनी से नहीं है। चलिए, 4th में आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भागों से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र,
भाग 17 राजभाषा, भाग 20 आपात उपबंध, भाग 15 चुनाव। तो अभी ही हमने देखा कि भाग 20 में आपात उपबंध नहीं होते, तो किस में होंगे? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 5 संघ सरकार, भाग 9 पंचायतें, भाग 4 मौलिक कर्तव्य, भाग 9(1) नगर पालिकाएं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, भाग 4(a) में मौलिक कर्तव्य है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4(a) में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुसूची दी गई है और दूसरी ओर अनुसूची से संबंधित प्रावधान दिए गए, जैसे 9वीं अनुसूची भूमि, 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची, 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून, तीसरी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है, तो ये है इसका सही आंसर, क्योंकि तीसरी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं दिया गया है। वो किससे संबंधित है? तो शपथ से संबंधित है, जो शपथ लेते हैं जनप्रतिनिधि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से प्रेरित हैं? तो ये तीनों के तीनों कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। संविधान के प्रस्तावना में कौन सा या से स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, उसमें न्याय का उल्लेख है, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है ना। तो उसमें से कितने प्रकार के या कौन से स्वतंत्रता का उल्लेख है? जैसे दिया है इसमें विश्वास, प्रतिष्ठा, उपासना और आर्थिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जी और ई। तो जी मिस उपासना की स्वतंत्रता दी गई है और विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। आर्थिक तो न्याय दिया गया है और प्रतिष्ठा नहीं दी गई है ना, स्वतंत्रता में ये शामिल नहीं है। चलिए, संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको भारत की प्रकृति बताना है, वो भी संविधान के प्रस्तावना के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डब्ल्यू और जेड। डब्ल्यू मीन्स संप्रभु और जेड मीन्स समाजवादी। जैसे हम कहते हैं ना, प्रस्तावना की स्टार्टिंग में ही हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष फिर लोकतांत्रिक गणराज्य तो बनाने के लिए, तो यहाँ तक क्या हो गए ये सब हम कैसे भारत बनाना चाहते हैं? तो हम इस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं, वही कहलाती है भारत की प्रकृति, है ना। तो उसमें क्या दिया गया है? संप्रभुता दी गई है, समाजवादी दी गई है। प्रस्तावना में तो ये नहीं कहा गया है कि पूंजीवादी बनाएंगे या एक दलीय भारत बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आप तैयारी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के गठन का सही क्रम बताना है। पहला है गोवा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा तेलंगाना। तो सही आंसर है 20 का सी, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हो गई, ठीक है। फिर फर्स्ट मतलब गोवा की स्थापना कब हुई? 1987 को हुई, तो उसके बाद गोवा। फिर सेकंड उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो सन 2000 में हुई, है ना, सन 2000 में हुई इसकी स्थापना। फिर आता है फोर्थ तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2014 में। तो कम से कम राज्यों के जो कुछ छोटे बड़े
उत्तर पूर्व के राज्य, खासकर जो रिसेंट में मतलब लगभग 1970 के बाद जो राज्य बने हैं ना, कम से कम उनके सीक्वेंस को याद रख लीजिएगा आप, है ना। सुमेलित करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है और एक तरफ उसके संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 21 का आंसर है ऑप्शन बी। अब हम सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी से, मतलब वस्तु एवं सेवा कर। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित। और 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? महिला आरक्षण, जो कि अभी लेटेस्ट संशोधन है। चलिए, आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सर कथन कारण वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोग की फरमाइश पर ये क्वेश्चन आ गए। कथन है, संविधान के अनुसार भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। कारण है, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो कारण जो है और कथन दोनों के दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि आपने संविधान में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें राज्यों के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है कि भाई संविधान जो है कहता है कि भारत राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ होगा, है ना। और दूसरा इसका स्पष्टीकरण दिया था भीमराव अंबेडकर जी ने कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि भारत राज्यों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि राज्य भारत के अंदर ही स्थित है। हमने सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनको बांटा हुआ है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था संविधान वाले क्लास में। तो एक बार आप यदि संविधान पढ़ना चाह रहे होंगे तो एक बार संविधान के क्लासेस को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद को प्राप्त है ना। कोई भी राज्य को अपने नाम में परिवर्तन करना होगा तो सबसे पहले वो अपने यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेजेगी संसद को, फिर संसद उसे स्वीकृत करेगी, तब उसके नाम में परिवर्तन होगा। जैसे केरला अपने नाम को परिवर्तन करना चाह रहा है, केरलम करना चाह रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शामिल है? पी, अस्पृश्यता का अंत। क्यू, वाक और अभिव्यक्ति। आर, बलात् श्रम का प्रतिषेध। एस, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो कौन कौन से अधिकार लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शामिल है? तो 24 का हो जाएगा सी, जिसमें कि क्यू है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एस है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये सभी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? मंत्रिमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेदों के सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो ई, समान नागरिक संहिता, फिर कृषि एवं पशुपालन का संगठन, जी, काम का अधिकार, एच, ग्राम पंचायतों का गठन। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं जो कि है एच, यानी ग्राम पंचायतों का गठन किस में दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। फिर जी आ जाए, काम का अधिकार किस में दिया गया है? हम नीचे कर लेते हैं इसको
41 में। फिर ई मतलब समान नागरिक संहिता, ये तो हमेशा अभी चर्चा में बना ही हुआ है भाई, 44 में, अनुच्छेद 44 में। फिर कृषि एवं पशुपालन का संगठन, जो कि किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 48 में। ठीक है। मौलिक अधिकारों को उनके अनुच्छेदों के सही क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे उपाधियों का उन्मूलन, शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और कानून के समक्ष समता, है ना। तो ये दिया है, हम इसे अब अनुच्छेदों के हिसाब से आपको जमाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कानून के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष समता की जो बात की जाती है वो किस में है, आर्टिकल इसमें 14 में, यानी कि 14 हो गया। फिर हम आ जाएंगे पी, उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि अनुच्छेद 18 हो गया। फिर आएंगे हम क्यू माने शिक्षा का अधिकार, मतलब 21A हो गया। ठीक है, मतलब 21 ही आप मान के चलिए उसको, क्योंकि 21A है तो 18 के बाद 21A ही आएगा। फिर आ जाएगा आर मीर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो ये हो जाएगा 29। तो इस प्रकार से हमने इसको सीक्वेंस में जमा लिया है। चलिए, कथन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दूसरा है, उपरोक्त प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 28 का ऑप्शन डी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, मतलब ये कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। अच्छा, इसी के तहत सीधे सीधे आप राज्य के जो मंत्रिपरिषद हैं उससे संबंधित भी प्रावधान इसी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए केवल 8, मतलब 8, बी केवल 10, सी केवल 11 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य तो थे ही नहीं, बाद में इसे शामिल किया गया था संशोधन के माध्यम से, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में कौन सा ऐसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी का 30 का ऑप्शन सी, यानी कि एल और एम, यानी कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में, ये सही हो गया। फिर एम मतलब कौन से भाग में इसका प्रावधान किया गया है? तो भाग 20 में किया गया है, तो इस प्रकार से एम सही हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ? 1962, 1978, 1971, 1960। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। 31 का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वाई एंड डब्ल्यू, यानी कि 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था और 1971 में। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 312 इसको नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा की है? तो कौन सी समिति है? ध्यान से, क्या आश्वासन समिति, लोक उपक्रम समिति, प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति और प्राक्कलन समिति।
तो ये क्या है? ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति केवल और केवल लोकसभा में ही बनाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकता है? ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3 वर्ष तक ही प्रभावी रहता है। राष्ट्रीय आपात के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगते हैं उसके लिए अधिकतम अवधि निर्धारित कर दी है 3 वर्ष तक का ही। धन विधेयक के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 109 धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया से संबंधित है। तीसरा कथन है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है। अब इसमें हम थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाते हैं। देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत तो कभी नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसे भेजना ही पड़ता है वापस लोकसभा में। तो तीसरा कथन गलत है, तो एलिमिनेशन लगाइए, ये गलत हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो कौन सा आ गया? ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, ये दोनों ही सही हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक खाली स्थान प्रक्रिया है। ए राजनीतिक प्रक्रिया है, बी प्रशासनिक प्रक्रिया है, सी न्यायिक प्रक्रिया है, डी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अब न्यायिक और अर्धन्यायिक प्रक्रिया को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, मतलब सर्वोच्च एपेक्स कौन है उसमें से? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। ये एक्चुअल में इनका 100% काम करना है, न्यायिक कार्य करना है, तो इनको हम न्यायिक संस्था कहते हैं, ठीक है। और वो जो भी काम करेंगे वो न्यायिक कार्य करेंगे। तो ये समझा आपने, न्यायिक कार्य क्या हुआ? जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के केस, किसी सिविल संबंधित केस, है ना, किसी भी प्रकार के केस की जब हम न्यायिक उसमें संबंधित किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है, वो कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका क्या है? एक न्यायिक संस्था है और क्या कार्य करती है? न्यायिक कार्य करती है। ये हो गया। अब अर्धन्यायिक क्या होगा? देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी टॉपिक पर न्याय निर्णयन का कार्य करती है। जैसे संसद क्या करती है? राष्ट्रपति को हटाती है, उस पर कुछ आरोप लगते हैं। वो कौन सा आरोप होता है? कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। इस आधार पर संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के पश्चात उसे पद से हटा सकती है। मतलब कोई आरोप लग रहा है, आरोप के बाद क्या होता है? उस पर सभी मतदान करते हैं और एक रिजल्ट घोषित करते हैं, एक निर्णय देते हैं कि राष्ट्रपति आज से इस पद पर नहीं बैठेगा। तो क्या कर रहे हैं? एक प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। लेकिन क्या वो सभी मामलों में ऐसा करते हैं? क्या वो आपराधिक मामलों में भी निर्णय ले सकते हैं? क्या वो किसी प्रकार की सिविल आर्थिक मामलों में भी निर्णय ले सकते हैं? नहीं। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही निर्णय का प्रक्रिया है, वो है क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। तो जब किसी भी संस्था को सिर्फ 1 या 2 प्रकार के विषयों पर ही निर्णय लेने की पावर उनके पास होती है, तो वह क्या कहलाती है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। और न्यायिक मतलब कंप्लीट जुडिशियल प्रोसेस कहलाएगा, जो 100% न्यायिक कार्य करती है। ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, एनजीटी के बारे में सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये क्या करती है? जैसे कि कोई भी
प्रदूषण फैलाने का काम करेगी, है ना, पेपर में आप पढ़ते होंगे। तो वो क्या करती है, उसमें निर्णय देती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके पास जो प्रदूषण से संबंधित विषय पर ही क्या है, निर्णय लेने का अधिकार है। इसलिए एनजीटी क्या हुई, अर्ध न्यायिक संस्था। आई होप बहुत इसमें नहीं समझ पाते बच्चे कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है। आई होप अब समझ गए होंगे। क्योंकि हम राष्ट्रपति पर आरोप लग रहे हैं, राष्ट्रपति पर हम एक प्रस्ताव पारित करके उन्हें उनके पद से हटा रहे हैं। किसके माध्यम से? वोटिंग के माध्यम से। उसमें एक निर्णय लिया जा रहा है। इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में देरी की स्थिति में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें एक एक सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में देरी की स्थिति में क्या होगा? तो ऑप्शन ए कहता है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। सी, राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। या डी, राष्ट्रपति निश्चित रूप से पद त्याग देंगे। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में देरी होती है तो भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण ना कर ले। अब इसको थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या है, राष्ट्रपति हमारे देश का, राष्ट्र का प्रमुख है। मान लीजिए कि अगर उसके चुनाव में देरी होती है, अगर वह उसी दिन अपना पद त्याग देता है जिस दिन उसकी जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाता है, उस दिन वो अपना पद त्याग देता है, तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव कराने की अवधि क्या है, कम से कम 6 महीने लगेंगे। अगर इसीलिए क्या करते हैं कि उसके कार्यकाल की समाप्ति के खत्म होने के 6 महीने भीतर ही हम क्या करते हैं, चुनाव करा लेते हैं। मान लीजिए कि उनकी कार्यकाल की अवधि समाप्त हो चुकी है और चुनाव भी नहीं हो पाया किसी कारणवश। मान लीजिए जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, है ना, ऐसे ही मान लीजिए किसी प्रकार की राष्ट्रीय आपातकाल हो जाती है या और किसी कारणवश कि चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे, यानी कि हमारे देश में ऐसी स्थिति ना हो कि एक भी दिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है, जब तक उसके उत्तराधिकारी नहीं चुन कर आते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आई होप ये आपने इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा होगा। भारतीय राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सा या से वीटो शक्तियां हैं? पहला पॉकेट वीटो, दूसरा आत्यंतिक वीटो, तीसरा विशेषित वीटो और चौथा है निलंबनकारी वीटो। तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं? तो चलिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करके देखते हैं। देखिए, पूरे विश्व में 4 प्रकार के वीटो शक्तियों का उपयोग किया जाता है अलग अलग देशों में, लेकिन भारत में केवल 3 प्रकार की है। ये विशेषित वीटो, मतलब जो स्पेशल एक हिसाब से वीटो समझिए आप, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो थर्ड किस में है? ए में। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। और सही आंसर में पहुंच जाते हैं आप 1, 2 और 4, यानी कि केवल पॉकेट वीटो है, आत्यंतिक वीटो है और निलंबनकारी वीटो है। विशेषित वीटो हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यह तो बहुत ही फेमस एक प्रकार का मामला है। कौन सा है? केशवानंद भारती मामला, जिसमें ही संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत है, उसे प्रतिपादित किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ
बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद तो आपको याद होने ही चाहिए। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर सहमति देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 60 संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये बिल्कुल गलत है। तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 53 में क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53। तो चलिए आज के सेशन में हम अनुच्छेद बोलता हूँ, ये क्वेश्चन 40 तक ही कवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 35 क्वेश्चन को फिर से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।